नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन कुमार अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप यूपीएससी प्री दे रहे हो, बीपीएससी प्री या हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है, या यूपीपीसीएस प्री दे रहे हैं, या बीपीएससी जो शिक्षक की भर्ती है, या एनडीए दे रहे हैं, या अदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों ने 3 चरणों में बांटकर देखा है, जिसके तहत 1885 से 1905 के जो उदारवादी चरण है उसको पढ़ा दिया है। अगर किन्हीं मित्रों का पिछला वीडियो छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग उदारवादी चरण की समाप्ति के बाद जो 1905 से 1919 के बीच जो ग्रामपंथी या उग्रवादी चलन चलता है उसको पढ़ेंगे। आप अगर कई वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि जो परीक्षाओं में जो पूछने का जो पैटर्न है, प्रारूप है, अब काफ़ी बदल गया है। वह अब 1885 का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी यह अब नहीं पूछता है। सीधे सीधे आप पूछेगा कि 1885 में जो पहला अखिल भारतीय संगठन बना उसकी स्थापना कहाँ हुआ था। अतः आपको तो तथ्य याद रखने ही पड़ेंगे, साथ ही आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको समझना पड़ेगा। अतः आइए हमारे YouTube चैनल में और जो इतिहास है उसको क्रमिक अध्ययन, जो अंतर्विषयक संबंध है उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज हम लोग ग्रामपंथी या उग्र राष्ट्रवादी चरण पढ़ेंगे। जैसे कि 1905 से 1919 के बीच के जो काल है उसको हम लोग ग्रामपंथी या उग्रवादी या अति उग्रवादी चरण कहते हैं। इसका नामकरण से ही स्पष्ट कि जो उग्रवादी थे, जो अपने जो मांग था उनका या स्वतंत्रता प्राप्ति के वे संघर्ष के माध्यम से करना चाहते थे। जैसे जो इससे पहले उदारवादी लोग थे, जो नेता थे, वह प्रार्थनाओं याचिकाओं के माध्यम से अपनी मांग थी जिसको मांगने का काम करते थे। और लेकिन जो ये ग्रामपंथी थे, जो ग्रामपंथी नेता थे, वे संघर्ष के द्वारा अपने को जो मांग थे, जो लक्ष्य थे, उसको प्राप्त करना चाहते थे। अब सामान्य भाषा में समझें, अगर किन्हीं माँ का 2 पुत्र है तो एक को जो सामान लाने के लिए दुकान पर भेजती है तो वहाँ काफ़ी भीड़ रहता है, तो दुकानदार से वह प्रार्थना और याचना करता है वो बालक कि आप हमें जल्दी से सामान दे दे, हमें जाना है। तो दुकानदार कहता है कि अभी थोड़ा रुको, दे देते हैं। इसी तरह बहुत सारे ग्राहकों को वह सामान दे देता है, लेकिन वह बच्चा को नहीं देता है। तो काफ़ी विलम्ब होने के बाद उसकी माँ अपनी छोटे बेटों को भेजता है उस दुकान पर कि जाओ तो देखो क्या हुआ है, अभी तक आया नहीं है। तो वह जाता है तो वह उसे पूछता है, तो कहता है कि यह दे नहीं रहा है, मांग रहे हैं कब से। लेकिन वही वह 2-4 हाथ लगाता है, जिससे अफरा तफरी मच जाता है और उसको जो दुकानदार है बहुत तुरंत सामान दे देता है कि भाई कहीं ग्राहक भाग न जाए दूसरा, इसलिए इस बैताल को पहले ही देकर भेजा दो। तो इसी तरह जो भारत माता थी, जो भारत माता का जो अवधारणा था, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था, तो भारत माता के 2 पुत्र थे, एक उदारवादी और एक ग्रामपंथी। एक जहाँ प्रार्थना याचनाओं के माध्यम से अपनी मांगों को मांगता था, दूसरे अपने संघर्ष के द्वारा जो अपना लक्ष्य था, अपनी मांग था, उसको मांगने का प्रयास करता। तो यही उदारवादी और ग्रामपंथी में अंतर है। जो इसके प्रमुख नेता थे वह गोपाल कृष्ण, जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। आखिर कौन सी परिस्थितियां विगत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उदय जो ग्रामपंथी था या उग्र राष्ट्रवाद था उसके उदय का क्या कारण था। तो इसका उदय का कारण जो सबसे प्रमुख था वह आर्थिक था। जैसे जो भारत में जो उदारवादी चरण चला उसकी सफलता स्पष्ट हो गई थी। जो भारत में पढ़े लिखे लोग थे वो आप समझ रहे थे कि जो ब्रिटेन है वो भारत का जो संपदा है, जो उसका आर्थिक संपदा है, संसाधन है,
उसको दोहन करना चाहता है, वो ब्रिटेन लेना जाना सिर्फ चाहता है, उसका वही मंसूबा है। और भारत में जो उद्योग धंधा है उसको जब तक विकास नहीं होगा जब तक कि उसको संरक्षण दिया जाए। जैसे कि आज सरकार जो घरेलू उद्योग है उसको बहुत सारी रियायतें देती है, उसको जो बाहर से सामान आता है उसको अधिक अतिरिक्त शुल्क लगाकर उसको सुरक्षा प्रदान करती है या बिजली शुल्क में आदि में रियायत देती है। उसी तरह 1896 से जो 1900 के जो दौरान है देश के विभिन्न भागों में अकाल पड़ा तो जानते हैं कि अकाल से क्या परिस्थितियाँ उपजती है। इससे जो आर्थिक संकट और लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी प्रभावित हो गया। उसी तरह जो महाराष्ट्र या दक्षिण भारत में जो प्लेग फैला, महामारी फैली, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और जिसके कारण जो भारत का जो सामान्य वर्ग था उसमें जो ब्रिटिश शासन के प्रति जन आक्रोश होना स्वाभाविक है। दूसरा बात है कि जो ब्रिटिश शिक्षा यहाँ लागू किया गया था तो भारत में पढ़े लिखों की संख्या 19वीं शताब्दी के अंत आते आते जो बढ़ गई थी, लेकिन रोजगार तो सीमित था और ये वो पढ़े लिखे लोग थे वह बेरोजगार थे। कुछ को नौकरी भी मिला था तो बहुत कम वेतन पर सरकारी सेवा के रूप में कार्य करते थे। आज जैसे देख रहे हैं कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही, लेकिन उस अनुपात में जो रोजगार है वह तो सृजित नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं में जो आत्महत्या का जो प्रवृत्तियां हैं, जो अवसाद है वह काफ़ी बढ़ रही है। उसी तरह जो भारत का जो मध्यम वर्ग था जो पश्चात विचारों से प्रभावित था कि वहाँ लोकतंत्र क्या होता है, प्रतिनिधि शासन क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, समानता क्या होता है, उससे वो रूबरू थे। अब उन्होंने क्या किया, कोई ऐसा वर्ग की तलाश वो कर रहे थे जो भारत को जो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन है उसको तेज करता और ये सब अधिकार उसको प्राप्त होता। तो उन लोगों ने भी जो एक आशा था वो उग्रवादी जो नेता थे उसमें दिखाई दिया, इसीलिए जो मध्यम वर्ग था वह भी सामाजिक समर्थन इन उग्रवादी नेताओं को देने का काम किया। इसी तरह भारत में जो अनेक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसने भी जो जन आक्रोश है उसको फैलाने का काम किया और उग्रवाद के विकास को प्रेरित किया। जैसे 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था वह जो आशा था उदारवादियों का वह तो निराधार साबित हुआ, उसको कुछ दिया ही नहीं उसमें। उसके बाद जो 1899 में कलकत्ता जो नगर निगम था उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या जो कम कर दी गई, सीमित कर दी गई और उसके नगर जो निगम का अधिकार था उसको भी सीमित कर दिया है। उसी तरह 1899 में देखेंगे कि जो नाथू बंधुओं था उसको देश से निष्कासित कर दिया गया। जो 1919 में आप रॉलेट एक्ट देखते हैं वह यहाँ पहले ही उसको लागू किया जा रहा था। उसी तरह 1904 में जो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया जिसके तहत जो प्रेस की स्वतंत्रता था उसको सीमित कर दिया। जैसे जो भारत के जो समाचार पत्र संपादक थे वह जो भारत में क्या गरीबी है, पिछड़ापन, अकाल, मौत, इन सबको जो पत्रों में चाहे समाचार पत्रों अखबारों में लिखते थे, इससे समान जो लोग थे वह पढ़ते थे और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उसको आक्रोश होता था। तो आप ये प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। उसी तरह 1904 में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया जिसमें सरकारी स्कूलों पर जो नियंत्रण है वह सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया और शिक्षा महंगी हो गई। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य समझने लगी जो ये विश्वविद्यालय है या जो स्कूल है, शैक्षणिक संस्थान है, वह भारतीय राष्ट्रवाद को प्रसारित कर रही है या क्रांतिकार का जो प्रसार है उसको कर रही है, इसीलिए उस पर सरकार का नियंत्रण हो ताकि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार है, राष्ट्रवादी चेतना का जो प्रसार हो रहा है उसको रोका जाए। इसी तरह देखेंगे कि बहुत सारे पत्रकार थे जिनको अपनी लेखनी के लिए उनको लंबी लंबी सजाएं दी गई। जैसे तिलक है, उनको 18 माह की सजा दी गई। चौथा कारण है कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव पड़ा जिसने भी भारतीय जो जनमानस है और जो उग्रवादी नेता थे उसको प्रेरित करने का काम किया। जैसे देखेंगे कि 1896 में एक छोटा सा इथोपिया, इटली जैसे जो आर्थिक पैसा था उसके पास, बहुत सैनिक शक्ति था, बहुत सारा सैनिक था, फिर भी हरा दिया उसको। 1868 के बाद जापान ने अपना एक आधुनिक राज्य के रूप में विकास किया। जापान एक छोटा सा देश, एशिया का द्वीपीय देश, प्रशांत महासागर में अवस्थित। उसने पहले जो भारत में या एशिया में यह विचार था
कि बगैर जो पश्चात है, जो यूरोपीय देश है, उसके सहायता से हम लोग अपना विकास नहीं कर सकते। लेकिन जो जापान है, इसने यह गलत बात साबित कर दी। वह अपने सामर्थ्य से जो एक महान आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति बन गया, जो ब्रिटेन यूरोप के देशों के शक्तिशाली देश थे, उसके समक्ष वह अपने को खड़ा कर लिया। 1902 में वह ब्रिटेन से समझौता करता है। पहला एशिया देश है जिसने बराबर होकर समानता के स्तर पर जो यूरोपीय देश था उससे समझौता किया। और 1905 में उसने जो बड़ा भूखंड देश था रूस, उसको पराजित कर दिया। अब पहले यह समझा जाता था कि जो यूरोप है, जो यूरोपीय देश वह अपराजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको भगवान से भी बहुत अधिकार मिला हुआ है, वो हमेशा जीता ही रहता है। तो अब क्या था, एशिया में जो छोटा सा देश जापान उसको पराजित कर दिया, तो यह चारों तरफ एशिया में फैल गया कि भाई उसको भी पराजित किया जा सकता है। और भारत के समाचार पत्रों ने इसको और प्रसारित किया। और इसी तरह चीन में, मिस्र में और जो आयरलैंड में जो जन संघर्षवादी आंदोलन चल रहा था, उसने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। और उग्रवादी राष्ट्रीय जो नेता थे उसको भी प्रेरणा दिया, और जो जन समान थे उसको भी उत्साह बढ़ाने का काम। इसी तरह आप देखेंगे कि जो 19वीं शताब्दी आते आते 19वीं शताब्दी के समाप्त होते होते जो भारत में जो भारतीय लोग थे उसमें आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास बनने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि हम खुद को अपना विकास, देश का विकास कर सकते हैं। ऐसे उस समय जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन चला, जैसे विवेकानंद आदि ने जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ाया दिया। इसीलिए तो जो सुभाष चंद्र बाबू थे, उन्होंने उनको आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता कहा था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है। और इन्हीं सब कारणों के मिलकर जो उग्रवाद का भारत में विकास हुआ, तो देखेंगे। तो इसको आप देख लेंगे पहले कि जो 1905 से 1919 के बीच के काल को गर्मपंथी या उग्रवादी चरण कहा जाता है। और इसका नामकरण जो संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो इनका भाव था, इसी के कारण इनका नामकरण गर्मपंथी या उग्रवादी कहा गया। इसके प्रमुख नेता हुए कौन कौन? लाला लाजपत राय, इनको लाल कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, जिसको बाल कहा जाता है। बिपिन चंद्र पाल, इनको पाल कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि लाल बाल पाल, या परीक्षा में पूछा है कई बार, आगे भी पूछ सकता है कि लाल बाल पाल कौन नेता थे। आपको सीक्वेंस दे देगा और उसमें पूछेगा। तो लाल लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। और एक इसके जो अति उग्रवादी नेता थे वो अरविंद घोष थे। और उग्रवाद के उदय के कारण जैसे अकाल 1896 से 1900 ईस्वी का काफ़ी पड़ा था। उसके बाद महामारी प्लेग, पूना में प्लेग खूब फैल गया था। बेरोजगारी, पढ़े लिखों की जो तादाद हुई वह, लेकिन रोजगार नहीं मिला, तो बेरोजगारी उसमें आक्रोश आया ब्रिटिश सरकार के प्रति। मध्यम वर्ग का सामाजिक समर्थन, यह जो पश्चात विचार था, लोकतंत्र, प्रतिनिधि शासन, समानता, स्वतंत्रता, इन सब विचारों से अवगत था, इसीलिए इसने मध्यम वर्ग को समर्थित किया। राजनीतिक घटनाक्रम आपको पूछेगा कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? 1892। यह पूछ सकता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किस तारीख को, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स। यह भी पूछ सकता है कि आपको कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन, उसका कार्यकाल है 1899 से 1905। और यह बीपीएससी में पूछा है यह क्वेश्चन कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1904 में पारित किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। यह बीपीएससी पूछ चुका है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था, या किसके गवर्नर जनरल के, वायसराय के कार्यकाल में पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। उसी तरह विदेशी घटनाओं का प्रभाव, जैसे 1896 में इटली को इथोपिया ने पराजित किया। यह पूछता है कि इटली को इथोपिया ने कब पराजित किया था? इसको तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जापान ने रूस को कब पराजित किया था। तो इसका ध्यान रखेंगे, 1905 में पराजित किया था जापान ने रूस को। जन आंदोलन, या चीन, तुर्की, मिस्र, आयरलैंड आदि में जन आंदोलन चल रहा था, जिसको प्रेरित किया।
जो गर्मपंथी थे, जो उनका लक्ष्य था वह स्वराज था। वह संघर्ष के द्वारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति चाहते थे। वे जो उनका सामाजिक आधार था वह ग्रामीण परिवेश था और जन सामान्य था, जैसे कृषक हो गया, मजदूर हो गया, स्त्रियां होंगी, वह सामाजिक आधार था। जबकि वही उदारवादी लोगों का जो सामाजिक आधार था वह शहरों तक केंद्रित था और इनका जो वैचारिक आधार था, विचारधारा था, वह भारतीय जो संस्कृति है, वह जो इतिहास है उससे लिया जाता था। वे जो वैदिक जो गौरव था, जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का प्रशासन था, जो महाराणा प्रताप और शिवाजी का जो संघर्ष था, जो बहादुरी था, मिसाल था, और जो 1857 की महान क्रांति की जो महान वीरांगना जो झांसी की रानी था, उन सब से प्रेरणा लेने का काम किया और युवाओं को जो अतीत का जो गौरव था, जो गरिमा था, उसको उन्होंने प्रसारित किया। और इसका जो कार्य प्रणाली है, उदारवादी प्रार्थना के माध्यम से, याचिका के माध्यम से अपनी जो मांगे हैं सरकार से मांगने का काम करती थी और वह संवैधानिक तरीका है उसका इस्तेमाल करती थी। लेकिन जो ये गर्मपंथी थे, इन्होंने गैर संवैधानिक तरीकों को अपनाया। स्वदेशी, बहिष्कार, धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकालना, इन सब में इनका विश्वास था और ये इनका कार्य प्रणाली था। स्वदेशी से तात्पर्य क्या है? देख रहे हैं कि आजकल शादी हो रहा है तो जो लड़कियां होती है, वह जिसकी शादी होने वाली है, वह जो घरेलू हमारे जो पैर में होता है मेहंदी का पत्ता, उसको न लगाकर जो मार्केट से जो ब्रांडेड कंपनी होती है उसको लगाती है। तो इस क्या है, जो घरेलू है उसके इतर जो मार्केट से खरीद कर लगाते हैं, तो वह क्या हो गया, जो बाहर से लगाते हैं वह विदेशी हो गया, जो गांव में हमारा पैर में होता है वह स्वदेशी हुआ। समान भाषा में कहे तो पैकेट का सत्तू न खरीद कर अगर आप जो घर में पिसाकर सत्तू पीते हैं तो वह स्वदेशी हो गया। और बहिष्कार इनका व्यापक था, जैसे जो सरकारी उपाधियां हैं उसका बहिष्कार किया जाए, जो सरकारी नौकरी है भाई उसका भी बहिष्कार किया जाए, जो सरकारी अदालतें हैं, जो स्कूल है, कॉलेज है, उपाधियां हैं, सबको बहिष्कार किया जाए। और जो पहली बार जो ब्रिटिश बाइकॉट जो विचारधारा है वह इन्हीं गर्मपंथियों का है। आज ये हम लोग जो बाइकॉट चाइना करते हैं उसका यहीं से शुरुआत होता है। जो आज हम चाइना के मालों का बहिष्कार करते हैं और अपनी मालों को, जो भारतीय माल है, उसको अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं। इसका सफलता है कि जो राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार था उसका काफी विस्तार हुआ। अब क्या है, यह समान जो पहले एक कांग्रेस कुलीनों की संस्था थी, वह वर्ष में एक बार जमा होता था कहीं और खूब भाषण देता था, लंबा चौड़ा प्रस्ताव पारित करता था और उसके बाद क्या होता था, उसको समाचार पत्र में प्रकाशित कर उसको चला जाता था अपना घोंसला में। लेकिन ये क्या थे, ये जो जन समान है, कृषक है, मजदूर है, महिला है, उसको आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। उनको लगता था कि बगैर इन वर्गों को शामिल किए हुए कोई भी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि इन्होंने जो अपने विचारधाराओं से जो अतीत की गौरव का याद दिलाया, उससे जो भारतीय युवा थे उसमें जो बलिदान का, स्वाभिमान का, त्याग का, साहस का, त्याग का जो भाव है वो पैदा हुआ। तभी तो आप देखेंगे कि जो युवा क्रांतिकारी था वह एक ब्रिटिश शासन को छक्के छुड़ा दिया था, छठी का याद दिला देने का काम किया और राष्ट्रीय आंदोलन है उसको तीव्र करने का काम किया। लेकिन इसकी जो विफलता है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना को बनाने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो धार्मिक मुहावरों, प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, उससे जो क्या होता है, सांप्रदायिकता का थोड़ा सा विकास हुआ और जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें अलगाववाद की प्रवृत्ति उभरा। जैसे आप देखेंगे कि 1893 में तिलक ने महाराष्ट्र में जो गणपति महोत्सव है उसका माध्यम राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए किया। उसी तरह 1895-96 शिवाजी जयंती मना, उससे उसका शिवाजी जयंती का जो बहादुरी था,
शिवाजी जयंती के जो कृतित्व और पराक्रम था उसको युवाओं में उत्साह और संचार और ऊर्जा के माध्यम बनाया। और इसका क्या हुआ कि जो युवा क्रांतिकारी थी उसको सही दिशा नहीं दे सका और यही इसकी विफलता थी। तो आपका पूछेगा कि भैया जो उग्रवादी थे या ग्रामपंथी थे उसका लक्ष्य क्या था, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसका स्वराज था, जबकि उदारवादियों का क्या था, स्वराज, सुशासन, स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस चाहता था, वो सीमित चाहता था। ये चाहता था कि पूरा, हालांकि तिलक चाहते थे सीमित स्तर, लेकिन जो अरविंद घोष है वह पूरी तरह ब्रिटेन से अपने को अलग एक नया स्वराज चाहते थे। सामाजिक आधार उसका जो उदारवादी था शहर तक था, और इसका ग्रामीण परिवेश में आम लोग, कृषक, मजदूर सब शामिल थे। इसका जो विचारधारा है, पूछा कि जो उग्रवादी थे उसका विचारधारा का आधार क्या था, तो भारतीय इतिहास और संस्कृति से अपनी जो विचारधारा है उसका आधार था। और कार्यप्रणाली, जैसे याचना और प्रार्थना के माध्यम से उदारवादी अपना मांग को रखने का काम करते, और ये स्वदेशी बहिष्कार, सक्रिय प्रतिरोध, धरना प्रदर्शन, जुलूस के माध्यम से, इसीलिए तो प्रार्थना और याचिका के माध्यम से उदारवादी अपनी मांग रखते। इसीलिए तो उनके जो उदारवादियों की जो राजनीतिक थे तरीका था उसको इन लोगों ने, ग्रामपंथियों ने भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से किनका राजनीतिक तरीकों को भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन में ग्रामपंथी, नरमपंथी रहेगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ नरमपंथी उदारवादी के जो संघर्ष का तरीका है, संवैधानिक तरीका है, उसी को भिक्षावृत्ति की संज्ञा, मांगने से भीख भी मिलता है, इसीलिए तो ब्रिटिश सरकार उसको कुछ नहीं दिया। और राष्ट्रवाद का सामाजिक, जैसे इसमें महिलाओं, किसको, सभी की भागीदारी रहा, जैसे राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार, युवाओं में उत्सर्ग, स्वाभिमान, बलिदान, त्याग, साहस का जो प्रसार हुआ वह इसकी बहुत महत्वपूर्ण सफलता थी। राष्ट्रीय आंदोलन एक नई दशा दिशा, उसमें तीव्रता आई, जो सुस्त था, सुप्त अवस्था में था, उसमें एक नई लहर दौड़ गई। और युवा क्रांतिकारियों को यह सही दिशा नहीं दे सके, एक इन लोगों का जो था वो कोई गिरफ्तार कर दिए गए, कुछ को निर्वासित कर दिया गया, और कुछ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। जो नया युवा क्रांतिकारी बने उसको सही दिशा इन लोगों ने नहीं दिया। और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, जैसे तिलक ने शिवाजी जो जयंती था, गणपति महोत्सव आदि का इस्तेमाल कर वैचारिक संघर्ष, जैसे ग्रामपंथियों और उदारवादियों में जो वैचारिक संघर्ष चला, जिसके कारण 1907 में जो कांग्रेस का विघटन हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत अपूरणीय क्षति हुई और जिसको अंग्रेजी सरकार ने दबाने का प्रयास किया। तो आज हम लोगों ने ग्रामपंथियों की क्या उसकी उदय का कारण था, उसकी क्या क्या प्रणाली थी, क्या विचारधारा था, क्या मांग था, क्या लक्ष्य था, इन सबको देखा है। अगले वीडियो में हम लोग जो कांग्रेस का सूरत में जो विघटन हुआ उसको पढ़ेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई प्रश्न है तो उसको हम तक आप पहुंचाएं, हम उसको उत्तरित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।